वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा 11th क्लास का फ़िज़िक्स का सिलेबस और उसका पहला चैप्टर या पहली यूनिट से स्टार्टिंग कर रहे हैं। सिलेबस होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा और उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर सिलेबस को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाएंगे। तो हमारी जो पहली यूनिट आती है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है, जिसमें हमारे एनसीईआरटी के 2 चैप्टर इंक्लूड होते हैं। पहला फिज़िकल वर्ल्ड, जिसको हम स्पेशली इंट्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप इसका नाम फिज़िकल वर्ल्ड भी दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन इसलिए क्योंकि फर्स्ट टाइम फिज़िक्स पढ़ने को मिल रही है, क्यों बात करेंगे अभी आगे। और दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे वहाँ पर मेजरमेंट और उसके कुछ सिस्टम्स हैं, किस तरीके से उन मेथड्स को फॉलो किया जाता है, उनकी बात की जाएगी। फ़िलहाल अभी अपने टॉपिक पर आते हैं। तो क्योंकि हम इसको इंट्रोडक्शन कह रहे हैं, तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स और इंट्रोडक्शन टू फिज़िकल वर्ल्ड है। किस तरीके से है? बेसिकली ये बोला जाता है कि फ़िज़िक्स जो पढ़ने के लिए मिलती है वो आपको 11th क्लास से मिलती है। आज से पहले आपने जो भी पढ़ा है, लग रहा होगा फिज़िक्स पढ़ी है, फिज़िक्स की इवन बुक भी देखी होगी आपने, बट आपके जो मार्क्स या मार्क्स शीट आती है उसमें वहाँ पर वो जो मार्क्स बताए जाते हैं वो कलेक्टिव साइंस के बताए जाते हैं। तो बेसिकली ये माना जाता है कि 10th तक आपने जो पढ़ा है वो साइंस पढ़ा है, जिसमें कंबाइंड कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के। 11th क्लास से हम इसको सेपरेट करने जा रहे हैं, तीनों को, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों सेपरेट हो जाएंगी। साइंस की ही ब्रांच होगी और वहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो बेसिकली बोलते भी हैं, एक वर्ड है साइंटिया, उसी से साइंस निकल कर आता है, जिसका मतलब होता है टू नो, या आप इसको नॉलेज भी कह सकते हैं। बेसिकली साइंस में जो हम लोग पढ़ते हैं वो कुछ ना कुछ नया जानने के लिए ही होता है। बहुत सारी चीज़ें आप लोग पहले से ही जानते हैं, डेली लाइफ हमें सिखा देती है, और उसका कारण भी यही है क्योंकि जो हमारी फ़िज़िक्स है वो हमारी डेली लाइफ में ही फैली हुई है, वहीं से ये निकल कर आती है, बस देखने वाली नज़रें चाहिए। तो साइंटिया, जिसका मतलब है टू नो, और नॉलेज, यहीं से साइंस जनरेट होता है, जिसमें हम नॉलेज गेन करने की बात करते हैं। और इसको हम आगे साइंस क्योंकि बोलने जा रहे हैं, तो अब हमने इसको 3 पार्ट में स्प्लिट कर लिया है, जिसमें है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं आपको पता ही है, फिज़िक्स की ही करेंगे। केमिस्ट्री, बायो आपके अपने अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली चलता रहेगा। तो फिज़िक्स की बात करें अगर हम, तो डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन फिज़िक्स के साथ हो रहा है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात आनी ज़रूरी है कि फ़िज़िक्स बेसिकली है क्या। जैसा कि होता ही है, जब भी आप किसी नए पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो सबसे पहली बात वहाँ पर इंट्रोडक्शन की ही आती है। जानना ज़रूरी है जिसके सामने आप हैं या जिससे आपका सामना हो रहा है वो है क्या। तो यहाँ पर फिज़िक्स जिससे आपका सामना हो रहा है, फ़िज़िक्स बोला जाता है साइंस की ही ब्रांच है। तो डेफिनेशन में हम यही कहते हैं, इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस। बट इसका काम क्या है? इट डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचर और उसमें होने वाले फिनोमिना के बारे में जो ब्रांच डील करती है उसी को हम नाम देते हैं फ़िज़िक्स। बेसिकली फ़िज़िक्स हमारे सराउंडिंग में होने वाले फिनोमिना को ही बताने वाला केस है। यहाँ पर मैं आपसे बोल रहा हूँ तो आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली चाहे लाइव क्लास में, जैसे भी है। तो साउंड का ट्रैवल करना ये फ़िज़िक्स में पढ़ा जाता है। यहाँ चारों तरफ आप लाइट देख पा रहे हैं, ये फ़िज़िक्स की वजह से है। आपका डेली लाइफ में जो भी बहुत सारे रूटीन हैं, चारों तरफ हम डिवाइसेस से घिरे हैं, उनका फंक्शनिंग, उनकी वर्किंग फ़िज़िक्स है। और तो और अर्थ जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, उसका अपनी एक्सिस पर घूमना फ़िज़िक्स के ही थ्रू एक्सप्लेन होता है। उसके चारों तरफ सैटेलाइट्स और मून का घूमना, या उस अर्थ का खुद सन के चारों तरफ घूमना, मौसम का बदलना, बहुत सारी बातें हैं डेली लाइफ में जो हम लोग ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। शायद ही कोई ऐसी चीज़ आपको मिल पाए जिसमें फ़िज़िक्स इन्वॉल्व ना हो। एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व्स फिज़िक्स, और यहीं से हम फिज़िक्स की डेफिनेशन देते हैं दैट इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो नेचर और उसके फिनोमिना को पढ़ने वाली ब्रांच का नाम हमने बना रखा है फ़िज़िक्स। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो फिज़िक्स में माना जाता है वो माना जाता है इसका
मेथड्स ऑफ स्टडी है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। ये दो इम्पॉर्टेंट रूल हैं जो फिज़िक्स की स्टडी में हमेशा आते हैं, नाम से ही बता रहे हैं। फिज़िक्स की सबसे अच्छी बात, इसमें जब भी कुछ नया वर्ड आपको मिलेगा आप थोड़ा सा उसके नाम पर जोर देना, वो कोशिश करता है अपने बारे में अपने नाम से ही बता दे। फिज़िक्स में मोस्टली हमें ऐसा ही मिलता है, आगे भी आता रहेगा। तो यहाँ पर फिज़िक्स को पढ़ने के लिए जो दो बेसिक की रूल्स हैं वो हम लेकर चलते हैं यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म के फॉर्म में। यूनिफिकेशन का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, यूनिफाई किया जा रहा है, कंबाइन किया जा रहा है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को कंबाइंड करके यूनिफॉर्म्ड फॉर्म में पढ़ाना या पढ़ना जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू होता है उसे हम नाम देते हैं यूनिफिकेशन। बेसिकली एग्जांपल के तौर पर देखें तो आपने न्यूटन की कहानी तो पढ़ी ही है। न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और एक एप्पल ट्री से एप्पल टूटकर उनके ऊपर गिरता है, तो एप्पल का नीचे गिरना या किसी भी ऑब्जेक्ट का नीचे गिरना, उसके लिए उन्होंने एक रूल एक्सप्लेन करके दिया था बहुत वास्ट स्टडी करने के बाद, जिसको आप लोगों ने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से हम उसको जानते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिर्फ चीज़ों का गिरना ही नहीं समझाता है, बल्कि प्लैनेट्स का मोशन अराउंड सन या सैटेलाइट्स का मोशन अराउंड प्लैनेट, ये भी हमें उसके बारे में बताता है। पूरे यूनिवर्स को कंबाइंड करके रखने वाला फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही है। बहुत सारे फिनोमिना में ये हेल्प करता है। तो यूनिफाई कर दिया गया है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक सिंगल लॉ के ऊपर, उसे कहा जाता है यूनिफिकेशन। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट्स को मैक्सवेल्स इक्वेशन, जो कि आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगी, वहाँ पर कुछ सर्टेन इक्वेशंस हैं, उनकी मदद से पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, जिसको आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत आपको ध्यान आ रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का थोड़ा सा आपको इंट्रो मिलता है, वो डिटेल में एक्सप्लेन होता है सिर्फ 4 इक्वेशन से, और वहाँ से उनको सॉल्व कर दिया जाता है इजीली। तो ये मेथड है जिसमें हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट को कन्फाइंड करके सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए सेटअप बना लेते हैं। तो यूनिफिकेशन ये बार बार आपको फिज़िक्स में देखने को मिलता रहेगा। बोलते हैं इट इज़ प्रोसेस ऑफ यूनिफाइंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स through some standard natural laws। इस तरह से आप कह सकते हैं। दूसरा मेथड रिडक्शनिज्म। जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को पढ़ने की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मल्टीपल वे में एक साथ हमें मिल जाती हैं, तो उनको इजी वे में पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, उसे ब्रेक कर लेते हैं और स्मॉल पोर्शन पर स्टडी करने के बाद उसे ब्रॉड कॉन्सेप्ट पर अप्लाई कर दिया जाता है। ये मेथड कहलाता है रिडक्शनिज्म। रिड्यूस करना, बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़े को एक साथ नहीं पढ़ना है, उसका छोटा पोर्शन पढ़ेंगे, ब्रेक करके पढ़ेंगे, और फिर उस ब्रेक कॉन्सेप्ट को जो हमने पढ़ा है, ब्रेक पोर्शन पर जो कॉन्सेप्ट बनाया है, उसी को ब्रॉड कॉन्सेप्ट पर अप्लाई कर देते हैं। तो रिडक्शनिज्म हमें हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ना लेकर कन्फाइंड फॉर्म में स्टडीज़ बनाने के लिए। तो रिडक्शनिज्म में हम कह सकते हैं इट इज़ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग concept of complex system through small portion। बेसिकली यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म हमारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो फिज़िक्स को इजी बनाने का काम करते हैं। शॉर्ट में अगर आप कहना चाहें तो इस तरह से कहा जा सकता है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, और जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं कि इजी करने की बात हो रही है कॉन्सेप्ट को, तो सबसे पहले फ़िज़िक्स को इजी बनाएंगे। फ़िज़िक्स नाम के लिए बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये बहुत सारी देता है हमें, और जो ये इन्फॉर्मेशन देता है बहुत वास्ट इन्फॉर्मेशन देता है। इवन अगर देखा जाए तो साइंस अपने आप में बहुत वास्ट है, इतनी वास्ट कि 9th-10th में आपको थोड़ा थोड़ा उसकी इन्फॉर्मेशन दी, बट डिटेल में नहीं बता पाए। बताने की जब ज़रूरत पड़ती है तो साइंस इतनी वास्ट है कि कब क्या आएगा ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ने का तरीका ये है कि साइंस को स्प्लिट कर दिया है 3 पार्ट में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो बना दिया है, और उसके बाद हम जब फिज़िक्स से रिलेटेड बातें करनी होगी, नेचर से रिलेटेड बातें करनी होगी तो फिज़िक्स को पकड़ेंगे, जब केमिकल कॉम्बिनेशंस की बातें करनी होगी तो केमिस्ट्री को पकड़ेंगे, इसी तरह से जब हेरिडिटरी डिजीज़ वगैरह की बात करनी होगी तो बायो को पकड़ेंगे, और भी कॉन्सेप्ट वहाँ पर हैं।
तो साइंस को सिस्टमेटिक वे में पढ़ने के लिए स्प्लिट कर दिया है। यही एक तरह से रिडक्शनिज्म कहलाता है। फिज़िक्स भी अपने आप में इतना वास्ट है, इतना डीप है कि उसको एक बार में पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। तो उसको इजी बनाने के लिए हमने फ़िज़िक्स को भी ब्रेक किया हुआ है और उसके भी पार्ट्स बनाए हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो हम बताते हैं टाइप्स ऑफ फिज़िक्स में हमारे पास 2 टाइप आते हैं बेसिकली। नंबर 1 इज़ क्लासिकल फिज़िक्स एंड नंबर 2 इज़ मॉडर्न फिज़िक्स। स्टडी सिंपल रहे, सिस्टमेटिक रहे, इजीली समझ में आ सके, उसके लिए हमने इसको फिर से स्प्लिट कर दिया, यानी कि रिड्यूस कर दिया। रिडक्शनिज्म ये उसी बात को इंडिकेट कर रहा है। क्लासिकल फिज़िक्स और मॉडर्न फिज़िक्स 2 तरह की फ़िज़िक्स हमारे पास आती हैं। जनरल वे में कहा जाए तो क्लासिकल फिज़िक्स में बोलते हैं इट इज़ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स वेयर और विच deals with मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को डील करने वाली ब्रांच है। मैक्रोस्कोपिक क्या होता है? ये बेसिकली बोलते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, जिनके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिकली अगर इनका साइज़ देखा जाए तो इट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10⁻⁻5 मीटर का होता है। इससे बड़ा साइज़ जब भी आएगा नेकेड आई से आपको दिख जाएगा, चाहे एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल हो, उसमें बड़ा 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 और करते हुए आप प्लैनेट्स और यूनिवर्स के किसी भी पार्ट तक जा सकते हैं। ये सब कुछ आपको क्लासिकल फिज़िक्स में मिलता है। इसी तरह से मॉडर्न फिज़िक्स जैसे कि नाम से बता ही रही है, अगेन डेफिनेशन देने का तरीका, इट इज़ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल बोला जाता है, अब आप समझ ही रहे होंगे, जिसे नेकेड आई से ना देखा जा सके। यहाँ पर जो साइज़ होगा ये छोटा होगा और बराबर, या छोटा ही कह लेते हैं सीधे, 10⁻⁻5 मीटर से। इससे छोटा हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। और इसमें छोटा मतलब अगर आप जा रहे हैं तो 10⁻⁻5 से छोटे में हमें मॉलिक्यूल्स मिलने लगते हैं। उसमें और छोटा जाएंगे तो -10 10⁻⁻10 साइज़ तक एटम्स का साइज़ आ जाता है। उसमें भी और डेप्थ में जाएंगे तो न्यूक्लियस का साइज़ 10⁻⁻15 मीटर तक में जाता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये डेप्थ में जाता रहेगा। तो जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उसको डील करने वाली ब्रांच मॉडर्न फिज़िक्स, जो मैक्रोस्कोपिक लेवल है उसको डील करने वाली ब्रांच क्लासिकल फिज़िक्स, जनरल वे में कह दिया है। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं, नाम से पता चल रहा है, क्लासिकल मतलब पुराना, ट्रेडिशनल, और मॉडर्न मतलब नया, जो अभी लेटेस्ट रिसर्च में आ रहा है। तो कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी तक जो स्टडीज़ आई थी वो हमारी सारी क्लासिकल फिज़िक्स की आती हैं, और उसके बाद की जितनी भी हैं स्टडीज़ वो सारी की सारी मॉडर्न फिज़िक्स की आती हैं। तो पूरी फिज़िक्स में अगर इसका रेशियो देखा जाए तो इट इज़ अराउंड 70%, और 30 to 25% का पोर्शन इसको मिला हुआ है, जो कि अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेटेस्ट रिसर्च में यही हमारे पास आता है। तो इसको थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे पॉज करके, यही आपका नोट्स बनाने का मेथड रहेगा। तो जैसा कि हम बात कर ही रहे थे, इजी वे में पढ़ने के लिए ब्रांचेस में स्प्लिट करना, रिडक्शनिज्म, उसका एग्जांपल टाइप्स में देखा हमने, मॉडर्न और क्लासिकल फॉर्म में। अभी इसको थोड़ा सा और डेप्थ में लेकर जाएं तो फिज़िक्स की हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं। जैसे कि एक ब्रांच आती है मैकेनिक्स। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स के मोशन को डील करने वाली ब्रांच, उसे हम बोलते हैं मैकेनिक्स। ये अकेली ब्रांच ही हमारी 2-3 यूनिट बना देती है हमारे 11th क्लास के सिलेबस में। बेसिकली फ़िज़िक्स इतनी वास्ट है, उसे एक 11th क्लास में पढ़ पाना भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके सिलेबस को भी हमने स्प्लिट करके 11th और 12th दोनों में डाला हुआ है। उसके बाद भी उनकी फर्दर डिटेल्ड स्टडी के लिए हायर स्टडीज़ की जाती हैं। तो धीरे धीरे आपको आइडिया लगता रहेगा कितनी डेप्थ में चीज़ें जा सकती हैं। उसी को समझने के लिए कुछ ब्रांचेस हमारी यहाँ पर 11th क्लास के सिलेबस में आती हैं, बाकी बची हुई 12th में जाएंगी। तो मैकेनिक्स हमारी 11th क्लास के सिलेबस में मिलेगी, जिसमें हम मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे।
इसको भी फर्दर डिटेल में पढ़ने के लिए ये फर्दर 3 पार्ट्स में स्प्लिट होती है। जब हम चैप्टर और यूनिट्स की बात करेंगे वहाँ ये आएगा। थर्मोडायनेमिक्स, जैसा कि नाम से बताया आपको कि पता चलता रहेगा, थर्मो यहाँ हीट के लिए है, डायनेमिक मोशन फ्लो या कन्वर्जन के लिए बोला जाता है। तो बोलते हैं डील्स विद हीट एंड इट्स कन्वर्जन टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसमें हमारे सारे के सारे इंजन्स आ जाते हैं, इंजन्स की वर्किंग आ जाती है, किस तरीके से काम करता है। इवन आपका रेफ्रिजरेटर घर में जो रखा है उसे भी हम एक तरह का हीट इंजन बोलते हैं, उसकी वर्किंग भी हम इसी ब्रांच के अंडर में देखते हैं। नेक्स्ट आता है अकॉस्टिक्स, जो साउंड वेव्स या ऑसिलेशंस के साथ डील करती है, उनसे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम वहाँ पर पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशन, ये डील करती है प्लैनेट्स, यूनिवर्स, सैटेलाइट्स के मोशन को लेकर, उनकी वर्किंग को लेकर, ग्रेविटी के इफेक्ट में किस तरह से ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं उनको लेकर आने वाली ब्रांच है। ऐसी ऑप्टिक्स डील करती है लाइट और उससे रिलेटेड फिनोमिना, कुछ आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कुछ और हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऐसे कुछ फिनोमिना हैं जो हम ऑप्टिक्स के अंडर में पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये हमारी 12th क्लास में 4 यूनिट का कॉम्बिनेशन, इवन 5 यूनिट का कॉम्बिनेशन है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के वास्ट कॉन्सेप्ट और मैग्नेटिज्म के वास्ट कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़े जाते हैं, यूनिट वाइज पढ़ते हैं। तो वहाँ भी बहुत डिटेल में टॉपिक्स मिलते हैं हमें, उसी को डील करने वाली ब्रांच हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। और इसके बाद भी बहुत सारी हैं, हम सबके नाम लिखने लगे तो हमारा क्लास ही आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इतना ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वैसे भी जैसा कि आप देख रहे थे ये इंट्रोडक्शन की फॉर्म में है, ये थोड़ा सा आप लोगों को बताया गया है। अब ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं, एक एक करके स्टडी करनी है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ सर्टेन लॉ हैं जिनकी मदद से, जिनको यूज़ करते हुए हम लोग ये स्टडी आगे बढ़ाते हैं। तो वो क्या हैं? फंडामेंटल लॉज के फॉर्म में हमारे पास आते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस के फॉर्म में, कुछ फॉर्म में आते हैं ये रिलेशनशिप, उन्हीं को देखेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इसको नोट कर लेंगे पॉज करके। तो बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। पूरे नेचर को यानी कि पूरे फिजिक्स को बनाने वाले 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं हमारे पास, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, Fg से डिनोट कर रहे हैं हम इसको, बोलते हैं इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, न्यूटन ने दिया था। और इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, डिटेल में आगे हमें यूनिट में मिलेगा, अभी सिर्फ नाम और कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी 2 बॉडीज़ हैं, मासेज m1 m2, सेपरेशन उनके सेंटर्स के बीच में r है, जो डिस्टेंस ये लिया जाता है, ध्यान रहे सेंटर से लिया जाता है, दोनों बॉडीज़ के सेंटर का बीच का सेपरेशन है। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों मासेस के प्रोडक्ट के और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्स रिलेशन में है। फिज़िक्स में 2 रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार आती रहती हैं। एक डायरेक्ट रिलेशनशिप, जिसमें हम क्वांटिटी ए को क्वांटिटी बी के आमने सामने लिखकर डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में बताते हैं, जिसका मतलब है अगर ये बढ़ता है, ये इंक्रीज़ होता है तो ये क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी, अगर ये डिक्रीज़ होता है तो ये क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। दूसरा आता है इन्वर्स रिलेशनशिप, जिसमें हम ए को बी के साथ 1 करके दिखाते हैं। इसका मतलब है अगर इसको बढ़ाते हैं तो ये कम हो जाता है और अगर इसको कम करते हैं तो ये बढ़ जाता है। इन्वर्स रिलेशनशिप, ये दोनों यहाँ आ गए हैं। आप लोगों ने वैसे 9th 10th क्लास में इसको पढ़ा है। प्रोपोर्शनलिटी कंबाइन किया है और प्रोपोर्शनलिटी का साइन ब्रेक करके हमेशा इक्वल टू मिलता है, याद रहेंगे, हमेशा इक्वल टू आएगा, साथ में कांस्टेंट होता है, कभी उसकी वैल्यू 1 होती है, कभी कोई सर्टेन वैल्यू बनती है। यहाँ जो वैल्यू आई है नाम है उसका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और वैल्यू न्यूटन ने हमें कैलकुलेट करके दी है। कैसे, किस तरीके से, क्या यूज़ है, सब बातें डिटेल में जब यूनिट में हम इसको पढ़ेंगे। दूसरा आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, इट इज़ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ शॉर्ट लाइफ स्पैन। एक प्रोसेस होता है अनस्टेबल न्यूक्लियस के लिए रेडियो एक्टिविटी का, जिसमें रेडिएशंस निकलती हैं अल्फ़ा बीटा गामा, और साथ में कुछ लाइटर पार्टिकल्स भी निकलते हैं जिनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा रहता है, जिन्हें हम कहते हैं लेप्टन्स एंड मेसॉन्स, पायन्स, ये सब पार्टिकल्स हैं। इनके बीच में इंटरेक्शन आता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है, इसे हम नाम देते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके अलावा 2 और हैं, उसकी बात करेंगे, उससे पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। तो बढ़ाते हैं आगे।
नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं इट इज़ द फोर्स बिटवीन टू आइदर इलेक्ट्रिक चार्जेस और मैग्नेटिक पोल्स। सपोज़ अगर आपके पास चार्ज Q1 और Q2 है डिस्टेंस r के साथ, तो जो फोर्स आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली, जैसा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में था। ब्रेक करके हैं यहाँ पर हम कांस्टेंट लिखते हैं, फिलहाल के लिख रहे हैं, वैसे इसका फॉर्म कुछ और होता है बट जब पढ़ने को मिलेगा तब बात करेंगे। छोटा सा रिलेशन ऐसे ही दो मैग्नेटिक पोल्स के बारे में है, मान लेते हैं नॉर्थ साउथ, ऐसे ही एक और है साउथ नॉर्थ। इनके पास स्ट्रेंथ होती है m1 m2। यहाँ पर m1 m2 का मतलब मास नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पर बोलते हैं इनकी पोल्स की स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो यहाँ पर आने वाला फोर्स फिर से m1 m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली, यहाँ पर भी कांस्टेंट बनता है एक, उसका भी फॉर्म अलग है बट अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन की फॉर्म में है। फिर से बता दें m1 m2 आर द पोल स्ट्रेंथ नॉट द मास। सो रिलेशनशिप बनता है, यानी कि चार्जेस और मैग्नेटिक पोल्स के बीच में बनने वाला फोर्स, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसे हम FN कह लेते हैं, न्यूक्लियर। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स पेयर, न्यूट्रॉन्स पेयर और प्रोटॉन न्यूट्रॉन पेयर। क्या मतलब है? एटम के अंदर का रीजन, सेंट्रल रीजन न्यूक्लियस, जिसके बारे में सभी जानते हैं, इसमें प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, इसमें न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट करते हैं, बस। तो यहाँ पर पेयरिंग आती है, या तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स डेवलप होगा, या ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में होगा, या ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकता है। कलेक्टिवली एक तरह से कह सकते हैं ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स है। न्यूक्लियॉन्स यानी कि वो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, एंड इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। अब इनकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ को बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ग्रेविटेशनल रेशियो वीक, रेशियो न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेशियो न्यूक्लियर। अगर हम लिखते हैं तो ये हमें रेशियो में मिलता है 1/10⁻24 या 25 भी लिख लेते हैं कभी कभी, 10⁻36, 10⁻38। ये हमारा कंपैरेटिव रेशियो है, स्ट्रेंथ रेशियो, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है दैट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा है, इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, एंड ग्रेविटेशनल वाला सबसे कम है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। वीकेस्ट फोर्स बोल तो रहे हैं, लेकिन ये वीकेस्ट वही फोर्स है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो एकदम से नीचे गिरता है। जिसमें आप अगर किसी बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराएंगे तो आप समझ सकते हैं उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी। ये वही वीकेस्ट फोर्स है जिसने पूरे हमारे सोलर सिस्टम को और पूरे यूनिवर्स को बांध कर रखा हुआ है। तो जिसको हम वीकेस्ट कह रहे हैं उसको हमने 1 कहा है, तो सोच सकते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स कितने स्ट्रेंथ के हो सकते हैं, 10⁻24, 36 और 38 तक जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर को लेकर। इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन हमारा फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर को लेकर। अब इसमें कुछ छोटी मोटी बातें और आती हैं, जैसे कि फिज़िक्स रिलेटेड टू अदर साइंसेस, फिज़िक्स रिलेटेड टू सोसाइटी, और कुछ हमारे जो टेक्निक्स हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन। तो एक उसका एक छोटा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन थोड़ा सा और देखते हैं, उसे भी देखेंगे। तो बात करते हैं कुछ एडिशनल और इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, उसी के बारे में है। तो इसमें हमारे पास आता है पहले स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स। जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं, फिज़िक्स एज अ सब्जेक्ट हमारे सामने पहली बार आया है, तो कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें जान लेनी ज़रूरी है, बार बार सुनने को मिलेंगी भी नहीं है। तो सबसे पहले बात जब हम स्कोप की करते हैं तो स्कोप के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये वास्टनेस ऑफ सब्जेक्ट को बताता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि देयर आर बेसिकली 2 सेक्शन और 2 डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट विच आर
which we are dealing in physics. One is macroscopic, another one is microscopic. Macroscopic का मतलब है जिसमें ऐसे फिनोमेना होंगे जो लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल या एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स पर होते हैं। उसी तरह से माइक्रोस्कोपिक डोमेन उसमें आता है एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या फिर और छोटा जाए तो न्यूक्लियर लेवल का फिनोमेना। तो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़ तक, चाहे वो डिस्टेंस की हो, चाहे वो टाइम की हो, चाहे वो मास की हो या किसी और फिजिकल क्वांटिटी की हो, ये इंक्लूड करता है, जो बताता है दैट स्कोप ऑफ फिजिक्स इज़ वेरी वास्ट। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स इज़ वेरी वास्ट एज इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल द सेक्शंस विच आर पॉसिबल। बात हम कर ही चुके हैं, जैसे कि मैकेनिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, thermodynamics dealing with heat, acoustics is dealing with sound and other waves, gravitation is dealing with astronomical objects, optics it is dealing with the phenomena of light and other optical instruments। तो ये हमारा स्कोप इंडिकेट करता है फिजिक्स का। इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक बात एक्साइटमेंट की आती है, तो एक्साइटमेंट तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर किसी के लिए अलग वे में एक्साइटमेंट की डेफिनेशन है, बट फिज़िक्स की एक कॉमन एक्साइटमेंट ये है कि कुछ चीज़ें जो किसी ज़माने में सोची भी नहीं गई, वो आज हमारे लिए बहुत कॉमन हो चुकी हैं। यही हमारे लिए एक्साइटमेंट का फैक्टर बनाता है फिज़िक्स में। जैसे कि लाइव ट्रांसमिशन ऑफ इवेंट्स थ्रू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे ऑन टेलीविज़न। क्रिकेट मैच किसी दूसरे देश में भी हो रहा है, आप अपने घर में बैठे हुए देख सकते हैं उसको। इसी ज़माने में ये हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आजकल ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड दैट गिव्स थैंक्स टू फिज़िक्स ओनली, जिसने एडवांसमेंट में हेल्प की है। इसी तरह से STD, ISD फैक्स, सेल फ़ोन बहुत कॉमन हो गया है, सभी के पास है। और आजकल का तो टाइम ऑनलाइन स्टडी का है, तो उसमें भी जो एडवांसमेंट है फिज़िक्स की ही देन है, विच हैज़ रिवोल्यूशनाइज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आता है रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे आर ऑल्सो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। यूज़ ऑफ रोबोट्स आजकल तो बहुत चल रहा है। देन मेमोरी एंड स्पीड ऑफ लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए भले ही कॉमन हो, लेकिन अगर एक पास्ट टाइम के हिसाब से, लोगों के हिसाब से देखा जाए, तो उनके लिए बहुत एक्साइटमेंट वाली चीज़ें हैं। और ये धीरे धीरे नई नई चीज़ें आ ही रही हैं जो एक्साइटमेंट क्रिएट करती हैं। तो इसे भी आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। तो अब हमें बात करनी है फिज़िक्स रिलेटेड टू अदर साइंस की। तो यहाँ पर फिज़िक्स को इम्पोर्टेंस देते हुए हम ये बताते हैं कि फ़िज़िक्स ने बाकी की जो ब्रांचेस हैं साइंस की, वहाँ पर भी अपना रोल कुछ ना कुछ प्ले किया हुआ है। जैसे कि फ़िज़िक्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वहाँ यूज़ होने वाला पीरियोडिक टेबल, जिसको डेवलप करने में फ़िज़िक्स ने ही हेल्प की है, क्योंकि जो साइज़ ऑफ एटम्स है उसकी स्टडी हम फिज़िक्स में देखते हैं। नंबर 2 है फिज़िक्स रिलेटेड टू बायोलॉजी, तो डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्सरेज और भी बहुत सारी मशीन्स है जो मेडिकल साइंस में यूज़ होती हैं, दे आर ऑल्सो डेवलप्ड इन फिज़िक्स। दैन फिज़िक्स रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, एक्चुअली ये वैसे देखा जाए तो फिज़िक्स का ही एक पार्ट है, बट फिर भी इसको एक अलग सेपरेट ब्रांच में हम देखते हैं। तो वहाँ यूज़ होने वाला ये सब टेरेस्ट्रियल लेवल पर स्पेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है, या यूनिवर्स से कह सकते हैं। तो जायंट टेलीस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इनको भी फिज़िक्स में ही डेवलप किया गया है, एंड दे आर हेल्पिंग एस्ट्रोनॉमर्स टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स। और ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट, फिज़िक्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, थ्योरीज ऑफ फिज़िक्स आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स। बट हम यहाँ पर एक बात और बोलते हैं दैट मैथमेटिक्स इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू स्टडी फिज़िक्स। फिज़िक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स का होना ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि फिज़िक्स बिना मैथमेटिक्स के आगे रिज़ल्ट डिराइव करने के लिए मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ये अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हम ज़रूर देंगे मैथमेटिक्स को भी, और इसे भी आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो फिज़िक्स को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ सर्टेन लॉज हैं जिनको हम कॉमनली यूज़ करते हुए चलते हैं। क्या हैं वो लॉज?
बात करते हैं। बेसिकली फिजिसिस्ट एक्सप्लोर द यूनिवर्स, जो भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं दे आर ऑन द बेसिस ऑफ सम बेसिक लॉज ऑफ नेचर। और वो कौन कौन से हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, बट इसमें जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं वो है नंबर 1 इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अकॉर्डिंगली सिंपल सा स्टेटमेंट हम दे सकते हैं दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मास का डिस्ट्रॉय या प्रोडक्शन नहीं होता, बट हाँ हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट, बेसिकली मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट करवा सकते हैं, बट वो सर्टेन एक्सटेंट तक ही एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज जनरल वे में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेकर चलते हैं। केमिस्ट्री में होने वाली मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस, जो केमिकल इक्वेशंस आप देखते हैं रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, वो सब कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हैं। हम भी यहाँ पर जो रूल्स पढ़ते हैं, समझते हैं और कुछ फैक्ट्स देखते हैं, उसमें इस लॉ का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्टर्ब बट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये जरूर यहाँ पर बोला जा सकता है। तो ये भी एक बहुत कॉमन रूल है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में एप्लीकेबल होता है, बट यूनिवर्सल रूल नहीं है, हर जगह एप्लीकेबल होगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ये तो बात साइंस के एक्सप्लोरेशन की है, कभी हम एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें लीनियर और एंगुलर दोनों होते हैं। क्या होते हैं ये डिटेल में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये भी एक कॉमन रूल है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में एप्लीकेबल होगा। एंड एक और है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसकी बात फिलहाल आप लोग को डिटेल में 12th क्लास में मिलेगी, बट ये भी इम्पोर्टेंस रखता है हमारे स्कोप ऑफ फिज़िक्स के एक बहुत बड़े सेक्शन के लिए। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिसमें हम देख रहे थे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फिज़िक्स, बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है फिज़िक्स का। तो यहाँ पर आकर थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होता है और हम कह सकते हैं कि हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज के लिए, क्योंकि बात फिज़िक्स की हो रही है, तो साथ में फिजिसिस्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है, तो उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नॉलेज के लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और इसमें हमारे पास आ रहा है सम फिजिसिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर मेजर कंट्रीब्यूशंस। पढ़ रहे हैं तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, एटलीस्ट इंडियन होने के नाते हमें इंडियन फिजिसिस्ट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। पहले लेकर चलते हैं आर्किमिडीज़ कॉन्सेप्ट को। आर्किमिडीज़ ये हमारे साइंटिस्ट का नाम रहा है, क्योंकि इन्हीं के नाम पर हमारा एक बहुत कॉमन रूल है प्रिंसिपल ऑफ बायंसी, ये इन्होंने ही दिया था। एक प्रिंसिपल ऑफ लीवर को भी इन्होंने बताया था। इनका कंट्री ऑफ ओरिजिन ग्रीस है। गैलीलियो गैलीली लॉ ऑफ इनर्शिया बहुत कॉमन रूल आप जानते ही हैं, इटली के थे। क्रिश्चियन हाइगन्स, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था वेव थ्योरी ऑफ लाइट का, जैसे हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, एंड ही बिलोंग्स टू हॉलैंड। देन सर आइजैक न्यूटन, इनके बारे में तो सभी बोलते हैं कि जी न्यूटन नहीं होते तो शायद हमारी पढ़ाई आसान होती, बट एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूटन के होने की वजह से ही हमारी पढ़ाई आसान हुई है। तो इन्होंने बहुत ही कॉमन रूल दिया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एप्पल ट्री स्टोरी सब जानते हैं, लॉस ऑफ मोशन बताए हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यूके इज़ द ओरिजिन ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन। सिमिलरली माइकल फैराडे, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इसी मेथड से होता है। इसी तरह से हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज, इन्होंने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और कंट्री ऑफ ओरिजिन इनका जर्मनी। उसके बाद जैसे कि हम बात कर ही रहे थे, आप इंडियन फिजिसिस्ट के बारे में बाकी याद रहें तो बहुत अच्छी बात, बट इंडियन फिजिसिस्ट को ज़रूर याद रखें। जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स के प्रोडक्शन में इनका रोल रहा है, और इन्होंने भी बहुत सारे सेगमेंट्स में कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। डब्ल्यू के रंजन, बाकी आप पढ़ लेंगे, अपना एनसीईआरटी की बुक को कंसल्ट कर सकते हैं इसके लिए। मैं थोड़ा सा इंडियन फिजिसिस्ट के नाम ज़रूर यहाँ पर लेना चाहूँगा, तो ये आपके सामने ही हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत फेमस है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको एक्सप्लेन किया था, पढ़ने के लिए मिलेगा आपको 12th क्लास में, यहाँ नहीं है। आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा और आते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है इंडियन फिजिसिस्ट की बात करते हैं। सीवी रमन, सर सीवी रमन, आप जानते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में इन्होंने बताया था, टिंडल इफेक्ट,
छोटी क्लास में कहीं पढ़ा होगा आपने। उसके बारे में है कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, ऑब्वियसली एम.एन. साहा, इन्होंने थर्मल आयोनाइजेशन के बारे में बताया था, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एस.एन. बोस क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया, थोड़ा हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और इसी तरह से सभी की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस रही है। और एक H.J. बाबा, होमी जहांगीर बाबा, इनके नाम पर तो हमारे पास हमारा पूरा रिसर्च सेंटर बना हुआ है। इन्होंने कॉस्मिक रेडिएशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी इनका रोल रहा है। एस चंद्रशेखर, इन्होंने बताया था चंद्रशेखर लिमिट के बारे में, जो कि हम बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स की डेथ, बर्थ, इसके बारे में, उनके इवोल्यूशन के बारे में इन्होंने डिटेल दी थी। और इसी तरह से फिर यहाँ आते हुए अलग अलग कंट्रीज से हमारे पास ये साइंटिस्ट हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आपके नॉलेज में रहे। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ थियोरेटिकल लेवल पर जानने के लिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक को कंसल्ट करेंगे तो वहाँ पर कुछ और डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी, बट फिल्टर करके हमने जितना मिनिमम होना था उतना आपको बता दिया है। तो यही है इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा नॉलेज के लिए, ठीक है। तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, बाकी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमारे फर्स्ट चैप्टर का, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। ये यहाँ पर हमने इन सब चीज़ों को मिला जुला कर कंप्लीट कर लिया है। अब आपको अगले चैप्टर में मिलेंगे आपसे, और वहाँ पर आपको कुछ और नई इन्फॉर्मेशन ला कर देंगे, जिसको मिलाकर आप तैयार होंगे फिज़िक्स को एक्चुअली पढ़ने के लिए। हमारा जो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर है वो आपको तैयार करता है फिज़िक्स, नेचुरल लॉज, फिनोमिना, नेचर और उसके फिनोमिना को पढ़ने के लिए क्या क्या बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए, उनको लेकर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। फर्स्ट यूनिट इन्हीं दोनों को मिलाकर है, तो इसको लेकर आएंगे आपके लिए अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।